जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाते हैं। दोस्तों, बीएड एंट्रेंस की तैयारी हमारे चैनल पर बहुत ही तेज़ी से चल रही है, जिसका एग्ज़ाम 6 जुलाई को होना है। तो दोस्तों, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। न केवल आपको PDF के द्वारा पढ़ाया जाता है, बल्कि हमारे इस चैनल पे आपको इसका सिलेबस भी पढ़ाया जाता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। इसमें हम पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम सामान्य हिंदी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने वाले हैं। बार बार इस तरीके के प्रश्न आपसे बार बार पूछेगा। इसे खंड बा में आप हल करेंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। शुरू करते हैं वीडियो। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इसके पहले के 50 जो क्वेश्चन है वो पहले ही उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया गया है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिया है, इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। पृथ्वी के पर्यायवाची नहीं बताना। देखिए, गलतियाँ कहाँ होती हैं, हम लगातार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं और गलत आंसर लगा के चले आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। पृथ्वी तद्भव है, विदेशज है, या फिर तत्सम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। पृथ्वी क्या है, तत्सम है। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। उसके के लिए क्या लगाया जाता है, संस्कृत, क्योंकि माना जाता है जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, या ये भी माना जाता है पृथ्वी पर जितनी भी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है ना। तो वे शब्द जो उसके समान, मतलब जो संस्कृत के समान लग रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे तत्सम। तो पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम प्रदान कारक का परसर्ग है ना। सम प्रदान कारक का परसर्ग क्या है, का, को, से, या फिर के लिए। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, के लिए। आपका राइट आंसर क्या होगा, के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, सम प्रदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग क्या होता है, जैसे माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे, के लिए, है ना। जब किसी वाक्य में आपको ये मिल जाता है के लिए, तो इसका मतलब वो कौन सा कारक है, सम प्रदान कारक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल कौन सा है, भविष्य काल, भूतकाल, अनिश्चित काल, या फिर वर्तमान काल। दोस्तों, जब कभी भी क्रिया में काम करता हुआ पाया जाए, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं। देखिए, मैं चित्र बना रहा हूँ, मतलब अभी भी बना रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वर्तमान, है ना। लगातार काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आलू किस भाषा का शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली, चीनी, अरबी, या फिर अंग्रेजी। तो दोस्तों, आलू किस भाषा का शब्द है, तो आलू क्या है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जैसे बहुत से और शब्द हैं जो पुर्तगाली, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं अलमारी, गोदाम, पिस्तौल, तंबाकू, संतरा, मिस्त्री आदि। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो पुर्तगाली हैं, जिसे हम अपनी भाषा में आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स वर्ण का उच्चारण स्थान। स, जब हम स बोलते हैं तो कहाँ से आवाज़ निकलती है ना। दांत, मूर्धा, तालु, या फिर कंठ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, मूर्धा।
कठोर तालु का भाग मूर्धा कहलाता है। तो जो आपका ऑप्शन वाला है वो बी सही है ना। ऐसे बहुत सी स्थितियां हैं जैसे मूर्धन्य वाले, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़, स मूर्धन्य व्यंजन है ना। मतलब स के उच्चारण में जीवा क्या करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है। तालु का जो कठोर भाग होता है ना दोस्तों, उसे बोला जाता है मूर्धा। तो जिस वर्ड को जब आप बोलें उस वर्ड को, तो आपकी ज़ुबान जाके कहाँ टच करे, उस मूर्धा पे टच करे, तो आप समझ जाएंगे ये आम पहचान है कि ये क्या है, मूर्धा है। दे देगा 3-4 वर्ड आप बोलेंगे, जैसे मैं ये वीडियो इसका भी बनाऊंगा आपको, मैं जल्दी इसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, है ना। कंठ, कंठ क्या होता है, कंठ से निकलने वाले वर्ड तालु वाले बता दीजिए, दांत वाले बता दीजिए, मूर्धा वाले बता दीजिए। तो जब आपकी जीभ जाके मूर्धा पे टच करे तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं मूर्धा वर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है। अति प्रसन्न होना, फूल की तरह दिखना, दुर्लभ वस्तु या फिर सुगंधित वस्तु, है ना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, अति, है ना, दुर्लभ वस्तु। कैसे समझते हैं इसी बात को, दुर्लभ, जैसे देखिए आप देखते हैं ना गूलर का फूल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आपने गूलर का फूल देखा है। नहीं, गूलर का फूल जो होता है ना दोस्तों, वो उसके फल के अंदर होता है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता। तो नहीं, गाँव में आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं यार गूलर के फूल हो गए हैं क्या, है ना, मतलब जो बहुत कम दिखाई देता हो, दुर्लभ वस्तु, बड़ी मेहनत से दिखाई देता है, उसे बोलते हैं गूलर का फूल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ से, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, है ना, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, है ना। कौन सा आंसर आपका सही है, देखिए ई, इक या फिर आ, जोड़ के हम देख लेते हैं। सुत में ई जोड़ेंगे तो सुतीय, है ना, फिर ई जोड़ेंगे बी वाला तो सूती, फिर सुतिक, है ना, और आ जोड़ेंगे तो सुता। इसका मतलब क्या, सुता। राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, डी, सुता, है ना। जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सुता। सूत का अर्थ होता है भाई बेटा, और सुता कर देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बेटी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सूत का अर्थ बेटा तथा सुता का अर्थ क्या होता है, बेटी होता है। अब स्त्रीवाचक प्रत्यय कहलाते हैं जैसे आइन, आनी, इन, या, ई, ये सब क्या हैं, बस केवल ध्यान दीजिएगा कि सूत को स्त्री बनाने के लिए किस प्रत्यय का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आ का कर देंगे तो सूत से क्या हो जाएगा, सूत का मतलब होता है बेटा, आ जोड़ देंगे तो मतलब हो जाएगा सूता, मतलब बेटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैरों से लेकर सिर तक एक शब्द क्या होगा, है ना। पैरों से लेकर सिर तक एक शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए पहले, क्या ऑप्शन में दिया है, आधोपांत, है ना, आपाद मस्तक, नत मस्तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है आपाद मस्तक। मतलब आपाद का मतलब क्या होता है भाई, है ना, आपाद का क्या होगा। अब देखिए इसके समझ जाइए, पैरों से लेकर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपाद मस्तक होगा। अन्य विकल्पों में जैसे आधोपांत, आधोपांत का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका होता है आदि से लेकर अंत तक। नतमस्तक का मतलब होता है किसी के सामने सिर झुकाना, सर को झुकाना। लेकिन आपसे पूछ रहा है पैरों से लेकर सिर तक, मतलब आपाद मस्तक, मतलब पैर से लेकर सिर तक, यही पूछ रहा है आपको। आधोपांत का मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक। नतमस्तक का मतलब किसी के सामने सर झुकाना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं रस, छंद, चौपाई, या फिर डी, अलंकार। तो ये आप बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, काव्य में भाव तथा कला सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। जो हम पढ़ते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार की अगर बात करें हम तो अनुप्रास यमक श्लेष, है ना, जबकि हम अगर अर्थालंकार की बात करें तो उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा इसके अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार किसे कहा जाता है। इसका आपका ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आपका आचार्य राम प्रसाद शुक्ल, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई, है ना। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन है, हरिशंकर परसाई।
और वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों में जोड़ दिया। अगर इनकी बात कर लें, बेईमानी की परत, इनके जो व्यंग निबंध हैं आप वो पढ़ सकते हैं। नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेईमानी की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, बैसड़ों की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर और बहुत सारे ऐसे इनके व्यंग निबंध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदानंद शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही निशान लगाएं, है ना। सदानंद का संधि विच्छेद आपको करना है। सदानंद, सट धन आनंद, यहाँ ट आ क्या होता है, देखिए ट और प्लस आ मिल के क्या बन जाता है, डा बन जाता है, तो वो हो जाता है सडा, सदानंद। ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जिसमें ट और आ मिलकर क्या हो जाते हैं, आ डा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। क्या कहता है व्यंजन संधि, क्या ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। व्यंजन संधि क्या कहती है, इसके नियम अनुसार यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, त, प के आगे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या रा, ला, वा आए तो क, च, त के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, का के स्थान पर ग, च के स्थान पे ज और ट के स्थान पर ड और त के स्थान पर द और प के स्थान पर बा हो जाता है। जैसे उदाहरण समझिए, दी दिगंबर, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दिक धन अंबर, है ना। अच धन अंत मतलब अजंत। बहुत ऐसे बहुत तरीके के हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आपका राइट आंसर कौन सा है, आपका है ऑप्शन नंबर डी, सट धन आनन। टा और आ मिल के क्या हो जाएगा, सटानन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चक्रधर, है ना। चक्रधर शब्द कैसा है, चक्रधर कैसा शब्द है या फिर किस तरीके का शब्द है चक्रधर, रूढ़, यौगिक या फिर योग रूढ़ या फिर विदेशी, कैसा कुछ, है ना। आंसर देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आ जाएगा, है ना। वे शब्द जो यौगिक हो, इसका राइट आंसर पहले समझ लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष होता है, उसे क्या बोलते हैं, योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे चक्रधर, है ना, चक्र और धर का मतलब योग से बना है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, विष्णु के बारे में बात हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, देखिए कुछ, है ना, कौन, यह, क्या। अनिश्चयवाचक कुछ, कौन, है ना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या है, उसका राइट आंसर है जो वो है आपका, देखिए कुछ, है ना। इसका राइट आंसर क्या है, कुछ। कैसे पहचानेंगे, देखिए इसके बारे में बता देता हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई, कुछ आदि, है ना। इसका राइट आंसर है कुछ। यह, क्या, कौन, है ना, ये सब तो क्या, कुछ, कौन, लेकिन कुछ भी तय नहीं है। समझ रहे हैं। तो जिसका कोई निश्चित नहीं, देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसे संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। दिया है संबंध बोधक अपव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। संबंध बोधक अपव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के, या फिर विशेषण के, या फिर क्रिया के, या फिर काल के। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पे इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 65 अस्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक। अस्थाई भाव को कौन जगाता है, इसका राइट आंसर क्या है, आलंबन, उद्दीपन, विभाव या फिर अनुभाव। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या है, इसका राइट आंसर है आपका विभाव। अस्थाई भाव को जगाने वाला उद्दीपन कालन क्या कहलाता है भाई, उद्दीप्त करने वाला कारक क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यों ज्यों निहारिये तेरे नेरे हैं नैनाही, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ज्यों ज्यों निहारिये तेरे
नेरे है नय नाही त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाये। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो आप अलंकार आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? पुनरुक्ति, है ना। कथन में सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहलाता है ना। प्रश्न में दिए गए जैसे ज्यों ज्यों तथा त्यों त्यों शब्द में क्या हो रही है? पुनरुक्त हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है? पुनरुक्त अलंकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितनी बार का मॉडल पेपर उठा के देखेंगे उसमें बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। इनमें से शब्द शुद्ध कौन? देखिए दीपक गलत लिखा हुआ है, मूर्ति गलत लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। जबकि आपका राइट आंसर कौन सा है? उज्ज्वल, है ना। देखिए उज्ज्वल भी कभी कभार कंफ्यूज कर देता है। उज्ज्वल का क्वेश्चन बना के देता है, उज्ज्वल लिख देता है और उसमें आपको चुनना होता है कि उज्ज्वल कौन सा सही। तो याद रखेंगे ऊ में, है ना, जो देखिए ये वाला उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है, जबकि उज्ज्वल में दोनों जा जो होता है वो आधा होता है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है ना। निम्नांकित में से किसी एक शब्द में क्या उपसर्ग नहीं लगा है, हमें उसे छांटना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अतिक्रमण, प्रतिक्षण, सुगम या फिर दर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप देखिए क्या लगा हुआ। दर्शन में कुछ जैसे अतिक्रमण में अति लगा हुआ है ना, प्रतिक्षण में प्रति लगा हुआ है, जबकि सुगम में सु लगा हुआ है, जबकि दर्शन में किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो जो आपका डी है वो आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? नाटक व प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग्य, प्रहसन एवं कहानी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? नाटक और प्रहसन। मतलब नाटक, दृश्य काव्य मतलब जो देख के काव्य है ना, तो उसमें हम नाटक देखेंगे उसके बाद तब जाके हंसेंगे, है ना। देख कर जो आपको प्राप्त हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? नाटक और प्रहसन बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो चिन्ह आपको दिया है 70 में, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह, है ना, पुनरुक्त बोध चिन्ह या फिर आदेश चिन्ह या हंस पद। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? आपका है ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्त बोध चिन्ह। इस चिन्ह को याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे आप कोई चीज़ एक बार लिख देते तो उसे दोबारा, जैसे आप मैथ वगैरह के सवाल लगाते हैं या कई बार क्या करते हैं, आप कुछ लिखते हैं तो वही वर्ड बार बार आता है, तो उसे इस चिन्ह के द्वारा हम दर्शा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। किस कवि को हम प्रकृति के सुकुमार कहते हैं? इसका जो राइट आंसर वो क्या है? आपको ऑप्शन दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर कबीर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक क्या है? चूहा, स्वान, कबूतर या फिर सिंह। स्वाभिमान, है, स्वाधीनता का प्रतीक क्या है? चूहा, स्वान, कबूतर या फिर सिंह। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, है ना, दिया है अली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा 12 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अली शब्द के दो अर्थ हैं, भौरा, सखी, घाट, घर, जल, पानी या फिर पिता और भाई। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भौरा और सखी। ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया दोस्तों यहाँ तक? चलिए दोस्तों, अगला हिंदी का जितने बाकी जो प्रश्न बचे हैं उसे मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।